नाइन्थ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे परिवेश के पदार्थ। पार्ट 18, पार्ट 17 में तुम लोग को डिफ्यूजन बतलाए थे, विसरण। पार्ट 18 में क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के सामान्य गुणों का वर्णन करें। तो किन गुणों के आधार पर हम ठोस को पहचान पाएंगे, द्रव को पहचान पाएंगे और गैस को पहचान पाएंगे। समझा बात को? जैसे किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। 5 अवस्थाओं की खोज कर ली गई है। तो फिलहाल 3 अवस्थाओं के बारे में जानकारी लो, इसके बाद 2 अवस्था आगे बतलाएंगे आगे वाला पार्ट में। तो ठोस पदार्थ के सामान्य गुणों को हम लोग इतने भाग में बांट करके इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो कितना गुण है, इन गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस को तुम लोग अलग कर सकते हो। जैसे फल होता है न जी, फल तो बहुत होता है, आम भी फल है, अमरूद भी फल है, अंगूर भी फल है, बहुत फल है। तो किन गुणों के आधार पर हम आम और अंगूर को अलग कर सकते हैं? तो सेम कहानी है, पदार्थ के 3 रूप तो होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों में क्या अंतर है, क्या क्या गुण है, जिस गुण के आधार पर मान लो एक तोता और कौवा में हम लोग अंतर कर सकते हैं। एक तोता एक कौवा को पकड़ करके एक जगह रखा जाए तो दोनों को कौवा नहीं कहा जा सकता है और दोनों को तोता नहीं कहा जा सकता है ना इसी बात। तो जैसे करौ मीन्स कौवा, कौवा और तोता को पहचानना गुणों के आधार पर। तो कौवा का रंग काला होता है, तोता का रंग उजला नहीं होता है, हरा होता है। तो कहने का अर्थ बहुत कुछ ऐसा है जो अपने गुण के कारण उसकी पहचान होती है ना। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों का अपना अपना गुण होता है। तो किन गुणों के आधार पर हम तीनों को पहचान सकते हैं? पानी को हम लोग ठोस नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, और पत्थर को द्रव नहीं कहेंगे। आखिर किन गुणों के आधार पर ठोस की पहचान होगी, द्रव की पहचान होगी और गैस की पहचान होगी? तो ये 9 प्रकार का गुण है। इन 9 प्रकार के गुणों के आधार पर तुम लोग ठोस की पहचान कर सकते हो, द्रव की पहचान कर सकते हो और गैस की पहचान कर सकते हो। पहला गुण है आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा डेंसिटी, घनत्व। तीसरा द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथा कठोरता एवं दृढ़ता, हार्डनेस एंड रिजिडिटी। पांचवा संप्रियता, कंप्रेसिबिलिटी। छठा बहाव, फ्लो। इसके बाद प्रसार या संकुचन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। अगला ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। लास्ट डिफ्यूजन। तो इससे पहले तुम लोगों का हम सबका परिभाषा तुम लोगों को बतला दिए हैं ताकि अब दिक्कत नहीं हो। डेंसिटी के बारे में बतला दिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बतला दिए हैं जो बतलाना अति आवश्यक था। इसके बाद सब्लिमेशन के बारे में बतला दिए हैं और पार्ट 17 में डिफ्यूजन के बारे में बतला दिए हैं। तो इन गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस को हम लोग अलग कर सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं। तो एक एक की व्याख्या करेंगे, इसको तुम लोग पहले उतार लो। तो इधर ध्यान दो, पहला गुण है आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन कभी नहीं बदलता है, समझा? जबकि द्रव और गैस की आकृति और आयतन बदलता रहता है। तो द्रव और गैस की चर्चा बाद में। ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम कभी नहीं बदलता है। जैसे एक आयताकार, मतलब एक ईंट ले लो। ईंट क्या है? ईंट की आकृति जैसा देखने में रहता है उसको एक जगह से दूसरे जगह फेंक दो, गिरा दो, अगर नहीं टूटे
तो हूबहू जैसा पहले था गिरने के बाद भी वैसा रहता है। तो आकृति का अर्थ समझ रहे हो, देखने में कैसा लगता है। अब इसकी आकृति क्या कहोगे, ये बेलनाकार है, बेलन के आकार का है ना जी, रोटी बनाने वाला बेलन। तो इसको हम हवा में उछाल दे तो जब तक हवा में यह मारकर रहेगा तब तक इसकी आकृति बदलेगी। कहने का अर्थ ये मुड़ करके वृत्ताकार तो नहीं हो जाएगा, या चिपट करके एक सिक्का वाला, मोटा सिक्का वाला रूप तो नहीं धारण करेगा, या हवा में उछालेंगे तो पृथ्वी पर गिरेगी या जिस सतह पर गिरेगी तो वैसा ही रहेगा, बेलनाकार जैसा देखने में लगता है ना इसी बात। एक गिलास को, स्टील के गिलास को या मान लो शीशे के गिलास को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाए या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखे तो इसकी आकृति बदलेगी। शीशे का गिलास हो या स्टील का गिलास, यहाँ से हम बालू, आगे में है, बालू पर फेंकेंगे तो वैसा ही रहेगा जैसा फेंकने से पहले था। जबकि एक गिलास में पानी लो और गिलास का पानी ऊपर की ओर उछालो तो ये बूंद बूंद में, बड़ा बूंद छोटा बूंद में बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी। तो ठोस पदार्थ की आकृति कभी नहीं बदलती है और न उसका आयतन बदलता है। चावल का दाना ठोस पदार्थ है ना, तो चावल के दाने को तू उछाल दो तो जिस टाइप में वह, जिस आकृति में उसको उछालते हैं उसकी आकृति कायम होती है, वैसे ही रहती है। एक पत्थर के टुकड़े को हम लोग कहीं भी फेंके, एक लोहे के टुकड़े को कहीं भी फेंके या स्थान परिवर्तित करें तो जैसी आकृति रहती है उसी आकृति में रहेगा, और जितना आयतन रहता है वह आयतन कायम रहेगा, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका अर्थ है ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह फिक्स रहता है। उसकी एक निश्चित आकृति होती है किसी भी ठोस पदार्थ की, और उसका आयतन भी फिक्स रहता है इसी बात। तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्यों नहीं बदलता है, तो इससे पहले वाला पार्ट में तुम लोगों को बतलाए थे। ठोस पदार्थ के कण या किसी भी पदार्थ के कणों के बीच अंतर आणविक दूरी होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये बतलाए थे पदार्थ कणों के बने होते हैं। मान लो ठोस पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान रहता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। तो इसमें होता क्या है, अंतर आणविक स्थान जो रहता है तो ये मान लो ठोस पदार्थ के कण हैं, ये कोई ठोस पदार्थ है और पदार्थ कणों के बने होते हैं। तो बीच में जितना खाली स्थान देख रहे हो उस खाली स्थान का क्या नाम है, अंतर आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच ये सब कण एक दूसरे को अपनी ओर मजबूत आकर्षण बल से आकर्षित करता रहता है, जिसके कारण इसके कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, है ना ऐसी बात। तो ठोस पदार्थ के कणों के बीच काम करने वाला इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान सबसे कम रहता है, क्योंकि इसके कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर अंतर आकर्षण बल कम रहेगा तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर फेंकेंगे तो ये कणों के बीच अगर अंतर आकर्षण बल कम रहेगा तो एक कण इधर जाएगा, कुछ कण इधर जाएगा, कुछ कण इधर जाएगा। लेकिन मजबूत अंतर आकर्षण बल होने के कारण सब कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं और इसलिए इसके
कणों के समूह को हो या कण को हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इसकी आकृति भी निश्चित होती है और आयतन भी फिक्स रहता है। जबकि द्रव में ऐसी बात नहीं होती है। द्रव के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण इसके अंतर आकर्षण बल कमजोर होने के कारण इसके कणों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है और ये एक दूसरे से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र रहता है। तो जिसके कारण मान लो पानी द्रव है, इसके बीच की दूरी अधिक, बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होता है, क्योंकि अंतर आकर्षण बल कम लगता है और द्रव के कण एक दूसरे से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठोस में ऐसी बात नहीं होती है। अत्यधिक मजबूत अंतर आकर्षण बल के कारण ठोस के कण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और इसलिए ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित रहता है। कारण समझ गया? ठोस की आकृति और आयतन क्यों नहीं बदलता है? कारण समझ गया ना? इसको हम भाषा में लिखते हैं। चलो देखो, पहला पॉइंट आकृति एवं आयतन। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन स्थिर रहता है, यानी नहीं बदलता है। ठीक है? क्यों नहीं बदलता है? आखिर क्या कारण है? तो कारण है ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है, जिसके कारण उसके कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। फलस्वरूप ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन नहीं बदलता है, यानी स्थिर रहता है। सिंगल कॉज, अंतर आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होने के कारण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण एक दूसरे से वह न तो दूर जा सकता है न नजदीक आ सकता है और आयतन एवं आकृति अस्थिर रहता है। द शेप and volume of solid matter remain constant and don't change region. The force of attraction between the particles of a solid is very strong, due to which its particle can neither come near nor move away from each other. As a result, the shape and volume of solids don't change and remains constant. समझ गया? इसको कुछ पूछना है? वॉल्यूम भी अस्थिर रहता है, इसका कारण यही है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम तब बढ़ेगा जैसे गैस हाँ, जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ेगा तब ना। गैस क्या तो पर भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल वॉल्यूम कहलाता है। अब गैस का उदाहरण लो ना। गैस जब फैलने लगता है तो फैलता है तो चौड़ाई भी बढ़ती है, दोनों ओर फैलेगा तो ऊपर से नीचे की ओर फैलेगा तो ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन जब ये होगा तब ये वॉल्यूम बढ़ेगा ना। वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझा? तो अब इससे आगे वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट में जैसे क्या शंका है बोलो तो? आयतन। ये मोबाइल जो है इसका आयतन कितना होगा? तो मोबाइल की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ठोस पदार्थ है तो इसका आयतन नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि इसका आयतन का मतलब हुआ आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको हम फेंकेंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे तो इसके लंबाई में कोई वृद्धि तो नहीं होगी या कमी नहीं होगी, न चौड़ाई में कोई कमी होगी या वृद्धि होगी, न ऊंचाई में। तो आयतन बदलेगा नहीं, न बदलेगा। अब फिर एक दूसरा उदाहरण लो। मान लो ये कोई बेलनाकार आयतन है, तो बेलनाकार आयतन का भी कुछ न कुछ तो आयतन होगा। मान लेते हैं इसका आयतन 20 घन सेंटीमीटर है।
तो 20 घन सेंटीमीटर का अर्थ हुआ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर ये पूरा ठोस पदार्थ है, मान लो ये लकड़ी का ये आकृति है, तब इसका आयतन 20 घन सेंटीमीटर है। लेकिन लकड़ी का ही ये खोखला बर्तन है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो इस लकड़ी के बर्तन के द्वारा घेरे गए कुल जगह, तो कितना कुल जगह घेरा जाता है? तो 20 घन सेंटीमीटर। फिर खोखला है, तो खोखला है तो इसमें कितना पानी अटेगा, कितना पानी आएगा? 20 घन सेंटीमीटर आएगा ना। तो कहेंगे बर्तन का आयतन है 20 घन सेंटीमीटर। इस खोखले बर्तन का, मान लो गलास ही है, तो गलास में भीतर में जितना खाली जगह है, तो कितना खाली जगह है? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 20 घन सेंटीमीटर खाली जगह है। तो उसके खाली जगह में वृद्धि तब होगी जब इसके चौड़ाई को थोड़ा मान लो बढ़ा दो, ये लंबाई उतना ही है मान लो। अब ये इतना बड़ा बर्तन हो गया, तो इतना जगह हो गया इसके भीतर में, तो ज़्यादा पानी आएगा, खाली जगह नहीं रहेगा। ये लकड़ी का मान लो आकृति है, इस टाइप का बेलनाकार आकृति, तो सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को ना आयतन कहेंगे। बोर्ड पे तो उतना दूर इसका आयतन हो गया। बोर्ड पर तो दिखला रहे हैं मार्कर को, बोर्ड पर तो बोर्ड एक तल है और किसी तल पर हम लोग सिर्फ लंबाई एवं चौड़ाई को दिखला सकते हैं, ऊंचाई को दिखला सकते हैं? नहीं दिखला सकते हैं। ये तो फिगर के द्वारा लग रहा है जो ये एक खाली बर्तन है। तो आयतन तो सभी दिशाओं में घेरे गए जगह को कहते हैं। और बोर्ड पर तो क्या दिखलाओगे? एक मान लो दक्षिण से उत्तर की ओर इतना जगह, फिर नीचे से ऊपर की ओर दिखलाओगे, फिर ऊंचाई कैसे दिखलाओगे? तो बोर्ड पर तीनों डायमेंशन को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। ठोस पदार्थ की दूसरी विशेषता होती है, ठोस पदार्थ का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा का अर्थ हो गया ठोस, द्रव और गैस की तुलना में। अगर तीनों की हम तुलना करें, जैसे ध्यान से देखो, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये एक लोहे का छड़ है, तो लोहे का छड़ तो ठोस है, ये हो गया तुमको ठोस। इसमें ये मान करके चलो लोहा है, लोहा का एक बेलनाकार ये मार्कर टाइप का है, तो इसकी आकृति बेलनाकार है, एक बेलनाकार लोहा है ठोस। फिर आ जाओ, ये द्रव है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है। पानी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कोई तेल ही ले लो, तो ये हो गया तुमको भीतर में, ये हो गया तुमको द्रव। द्रव में मान करके चलो पेट्रोल है। इसके बाद फिर ले लो तीसरा उदाहरण, इस बर्तन में ये ढका हुआ है, इसमें गैस है और तीनों का आयतन समान है। ये मान लेते हैं 30 घन सेंटीमीटर इसका आयतन है, 30 घन cm। ये खाली है जिसमें पेट्रोल रखा हुआ है, इसका भी 30 घन cm आयतन है। और ये गैस वाला बर्तन का भी, जिसमें गैस बंद है, तो इसका भी 30 घन cm ही है। घनत्व की परिभाषा हम बतला दिए हैं तुम लोगों को। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो 30 घन सेंटीमीटर, देखो तीनों का आयतन समान है, मान करके चलो यही तीनों मार्कर जैसा, मतलब मार्कर जैसा ये तीनों एक ही रंग का बर्तन है। तो ये है लोहा का छड़, ये तो बिल्कुल ठोस हो गया। ये खोखला बर्तन है जिसका आयतन उतना ही है जितना इस लोहा का आयतन है। ये भी खोखला बर्तन है, तो इसमें गैस है। अब ब्रेन लगाओ तो किसका घनत्व अधिक होगा? तो घनत्व का अर्थ होता है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो तीनों का तो मान लो आयतन है ना 30 घन सेंटीमीटर। इसका हम लोग कंप्यूटर पर वजन करो, द्रव्यमान निकालो, तो इसका द्रव्यमान चलो मान लिए 90 ग्राम हो गया। फिर ये पेट्रोल है उतना ही आयतन में,
तो तुम लोग को लग रहा है जो ये 90 ग्राम होगा, कदापि नहीं होगा। तो चलो इसका मान लेते हैं ये 60 ग्राम है। फिर इसमें गैस भरा हुआ है या खलिया है, खाली है, लेकिन खाली में भी इसका वजन करोगे तो भीतर में क्या कुछ नहीं है, तो क्या है, हवा है। मुंह बंद रखो या खुला रखो, भीतर में हवा है ना जी। हवा भी गैस का, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो इसका वजन कितना होगा, द्रव्यमान 60 ग्राम नहीं होगा, हल्का होगा। तो मान करके चलो ना ये 30 ग्राम है। तो ये लोहा का छड़, इसका द्रव्यमान हो गया 90 ग्राम, आयतन हो गया 30 घन सेंटीमीटर। सबका आयतन समान है। इसमें हम लोग पेट्रोल रखे या पानी रखे तो लोहा से पानी हल्का होता है कि भारी होता है, हल्का होता है। तो इतना ही आयतन में, इतना ही जगह में जितना लोहा का द्रव्यमान होगा उससे कम होगा। तो ये 60 ग्राम है, और ये तुमको इसमें हवा भरी हुई है तो इसका वजन तो और कम होगा, द्रव्यमान 30 ग्राम है। तो किसका घनत्व तो अधिक होगा, आयतन सबका समान है। तो आयतन कहते, ये सॉरी घनत्व कहते किसको है, तो इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो 30 घन सेंटीमीटर में 90 ग्राम लोहा है। अब एक एक नियम पर निकालो इसके बारे में। क्योंकि 30 cm³ यानी घन सेंटीमीटर में 90 ग्राम लोहा है, इसीलिए इकाई आयतन यानी 1 घन सेंटीमीटर में 90 ग्राम बटा 30 cm³। तो कट गया 30 या 90, यानी 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। प्रति घन सेंटीमीटर जगह मान लो इतना है, तो इतना में कितना आया, 3 ग्राम, यानी 1 घन सेंटीमीटर में 3 ग्राम लोहा है। अब इसमें निकालो 30 घन सेंटीमीटर में 60 ग्राम पेट्रोल है, तो 1 घन सेंटीमीटर में 30, जैसे 30 ग्राम 30 घन सेंटीमीटर यानी cm³ में 60 ग्राम लोहा है। इसलिए इकाई आयतन यानी 1 घन सेंटीमीटर में कितना होगा, 60 बटा 30 ग्राम cm³। तो 30 दूनी 60 यानी 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इतना ही जगह लेंगे, जो कि 1 घन सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ भी 1 घन सेंटीमीटर में निकाले। तो इस 1 घन सेंटीमीटर में कितना आया, 2 ग्राम 2 ग्राम, ये आया 2 ग्राम। अब इसमें गैस में निकालो, 30 ग्राम घन सेंटीमीटर में 30 ग्राम गैस है, इसलिए 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम न होगा। तो इतना ही जगह में यानी 1 घन सेंटीमीटर में ये 1 ग्राम है। तो समान जगह में लोहा में इकाई आयतन में 3 ग्राम है और पेट्रोल है 2 ग्राम, और सबसे कम है तुमको उतना ही जगह में 1 ग्राम। तो एक ठोस हुआ, एक द्रव हुआ, एक गैस हुआ। तो तीनों में किसका घनत्व अधिक हो गया, ठोस का हुआ। तो इसका अर्थ है ठोस का घनत्व द्रव एवं गैस से बहुत अधिक होता है, यानी उच्च घनत्व होता है। क्लियर है। अब उच्च घनत्व क्यों होता है, तो उच्च घनत्व इसीलिए होता है, अब ये लोहा है तो इतना ही लोहा का 1 घन सेंटीमीटर का टुकड़ा लो, ये 1 घन सेंटीमीटर का लोहा का टुकड़ा है। और ये पेट्रोल 1 घन सेंटीमीटर में है। फिर ये ले लो गैस, ये भी 1 घन सेंटीमीटर में है। तो ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक नज़दीक होते हैं, क्योंकि ठोस के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, और इसके कणों के बीच वाला जगह बहुत कम होता है, जिसको हम लोग अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। यानी अत्यधिक सटे हुए कण होते हैं। क्योंकि अत्यधिक मजबूत बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसके कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। द्रव में, पेट्रोल द्रव है तो द्रव में क्या होगा, द्रव के कण ठोस के कणों की तुलना में ज़्यादा दूर दूर स्थित होता है। क्यों स्थित होता है,
क्योंकि द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल से कम होता है, जिसके कारण इसके कणों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। कम आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को कमजोर बल से खींचते हैं, जिसके कारण इसके बीच का स्थान ज़्यादा होता है। तो इसमें मान लेते हैं 1000 लोहा का कण है, एक दूसरे से काफ़ी अत्यधिक सटे हुए, तो इसमें दूर दूर है, तो इसमें मान लो 1000 से कम होगा, तो मान लो 800 कण है। फिर इसमें मान लो हवा है, हवा भी तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसके बीच के कणों के बीच सबसे कम अंतराकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इसके कणों के बीच की दूरी अधिक होती है, तो इसमें मान लो 600 कण है। तो बोलो तो समान आयतन में लोहा ठोस है तो सबसे अधिक कण है, तो द्रव्यमान भी सबसे अधिक होगा, यानी घनत्व भी सबसे अधिक होगा। समझ रहे हो? और द्रव में कणों की संख्या समान आयतन में कम होगी, और सबसे कम किस में होगा? गैस में। तो किसका घनत्व सबसे अधिक होना चाहिए? ठोस का। तो कारण समझ गया, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक का अर्थ हो गया ठोस, द्रव और गैस में तुलना करोगे तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उससे कम घनत्व द्रव का, और उससे कम घनत्व गैस का होता है। यानी ठोस उच्च घनत्व वाले होते हैं, द्रव ठोस से कम घनत्व द्रव का होता है, एवं गैस का घनत्व सबसे कम होता है। तो इससे भी पहचान हो जाती है ठोस का। तो इसको समझा लिखे, देखो लिख दिए हैं घनत्व। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव एवं गैस की तुलना में अति उच्च होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव इस पर रहता है, समझा ना? दे देगा निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। विकल्प ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में उपर्युक्त सभी का एक समान होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव की दुनिया आ गई है, तो इसको ध्यान में रखना। उदाहरण, लोहा ठोस है, सोना ठोस है, चांदी, ईंट, पत्थर, ये सब ठोस है। तो लोहा, सोना, चांदी, ईंट, पत्थर आदि का घनत्व पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध, हवा, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि से काफ़ी अधिक होता है। तो ये तुमको हो गया यहाँ तक ठोस। इसके बाद पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध, ये हो गया द्रव। हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया गैस। तो ये सबसे इसका अधिक होता है। कारण ठोस पदार्थों के कणों के बीच कार्य करने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल द्रव एवं गैस के कणों के बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल से बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पदार्थ के इकाई आयतन में कणों की संख्या द्रव एवं गैस के इकाई आयतन में कणों की संख्या से अधिक होता है, और ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव एवं गैस के घनत्व से अधिक होता है। जो चित्र बना करके बतलाए थे वही बात इसमें लिख दिए हैं। तो इसको समझ गया, इसको उतारो, इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख देते हैं। देखो हिंदी लिख दिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख दिए हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच हायर दैन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रिक, स्टोन etc इज मच हायर दैन वाटर, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, एयर, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस etc। इसका रीजन भी लिखा हुआ है, तो लोग इसको लिख लो। और ये जो है क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट और बनेगा, समझ गया? तो नेक्स्ट पार्ट में बचा हुआ